नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट चौपाल में। दोस्तों, ये वीडियो जीएसई प्रवक्ता की तैयारी करने वाले सभी स्टूडेंट के लिए बहुत खास वीडियो है, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। और जितने भी लोग प्रवक्ता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं वो लोग इस वीडियो को पूरा देखें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें, ताकि हम इसी तरह वीडियो बनाते रहें। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ जाइए। टेलीग्राम चैनल का भी नाम है स्टूडेंट चौपाल के नाम से आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा, CHAUPAL, ठीक है। स्टूडेंट चौपाल आप टेलीग्राम पर भी जाके सर्च करके वहाँ पर भी जुड़ जाइए और यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। और क्योंकि हम इस यूट्यूब चैनल पे प्रवक्ता परीक्षा के जितने भी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हुए हैं, मैं सबका सॉल्यूशन बताऊंगा। और 20 जून के लिए क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए सब बताऊंगा। कौन से बुक से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, सब कुछ इस चैनल प्लेटफॉर्म पे आपको मिलेगा। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और चलिए दोस्तों, वीडियो को शुरू करते हैं। और आज इस वीडियो में हम UPGIC परीक्षा प्रवक्ता 2008 का पूरा कंप्लीट सोल्यूशन कराएंगे और स्ट्रेटजी भी बताएंगे आपको कि कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए, कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ बताएंगे। बस आप वीडियो को पूरा देखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक कोटेशन हो जाए, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि स्टूडेंट मोटिवेट रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। नो मैटर हाउ लॉन्ग यू हैव ट्रेवल इन रॉन्ग डायरेक्शन, यू ऑलवेज हैव चूज टू टर्न अराउंड। दोस्तों, ये बहुत ही मुझे मोटिवेशनल लगा, इसलिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। तो आप लोग देखिएगा कि अभी तक आपने कैसी तैयारी की है, कितने असफल हुए, से कोई मैटर नहीं करता है। आपके पास हमेशा मौका होता है सफलता को प्राप्त करने का और अपनी तैयारी सही डायरेक्शन में करने का। तो दोस्तों चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, सिमुक किस वंश का संस्थापक था? दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा सिमुक जो है सातवाहन का संस्थापक था। अब दोस्तों यहाँ पे देखिए 4 ऑप्शन है, तो आप अगली बार क्वेश्चन में आ सकता है कि पांड्य वंश का संस्थापक कौन था, चोल वंश का संस्थापक कौन था। तो आप सबका याद कर लीजिएगा। एक कॉपी ले लीजिए, उस थोड़ी सी मोटी कॉपी ले लीजिए, उसमें सबको कैटेगराइज कर दीजिए कि ये हिस्ट्री क्वेश्चन, ये पॉलिटिकल साइंस क्वेश्चन है, ये इकोनॉमिक्स क्वेश्चन है, ये करंट क्वेश्चन है। तो इससे क्या होगा कि जब मैं 8-10 सेट करा दूंगा तो आपके पास कुछ क्वेश्चन इकट्ठे हो जाएंगे कि मान लीजिए 50 क्वेश्चन हिस्ट्री हो गए, 20 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स के हो गए, इसी तरह। तो आपको रिवाइज करने में आसानी होगी। चलिए दोस्तों, ये इसका राइट आंसर बी होगा। और मैं आपको बता दूं कि पांड्य वंश का जो संस्थापक था या पहला जो राजा था वो था कंडूगोन। और चोल का जो था उसका था, इसका संस्थापक था विजयालय, इसका विजयालय नाम था। अब आपको कमेंट करना है कि चेरी वंश का संस्थापक कौन था, इसको आपको कमेंट करके बताना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। निम्नलिखित प्रश्नों पर विचार कीजिए। पंडित नेहरू का उद्देश्य प्रस्ताव संविधान द्वारा 22 जनवरी 1947 को स्वीकार कर लिया गया था, ये डेट याद रख लीजिएगा। उस प्रस्ताव में सम्मिलित आदर्श पूर्णतः संविधान के आमुख में प्रतिबंधित होते हैं। तो दोस्तों, ये दोनों कथन सही हैं। इसका नीचे दोस्तों कूट था तो मैंने उसको नहीं लिया है। इसका राइट आंसर होगा कि ए और बी दोनों कथन सही हैं, और जो आर है वो एक ही सही व्याख्या करता है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। स्वाधीनता आंदोलन से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? दोस्तों, एग्जाम में ऐसा अक्सर होता है कि सभी ऑप्शन आपको नहीं आते, बस आपको धैर्यपूर्वक ऑप्शन को पढ़ना है। साइमन कमीशन का काले झंडे तथा तूफानी प्रदर्शन से स्वागत किया था, एकदम सही है ये। संविधान के प्रारूप पर मोतीलाल नेहरू की रिपोर्ट लखनऊ में हुई सर्वदलीय कॉन्फ्रेंस में स्वीकार की गई। दोस्तों, अगर इसको नहीं समझ में आया तो उसको ड्रॉप कर दीजिए। पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित हुआ था। अब दोस्तों देखिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि दोस्तों ये भी सही है। इसको मैंने इसलिए ड्रॉप कर दिया ताकि आप समझ पाएँ कि एग्जाम में कैसे करना है। जो नहीं समझ में उसको छोड़ दीजिए, अगले ऑप्शन में पढ़िए। इसमें पूछा है कि एक सही नहीं है, तो अगर जो आपको गलत मिल जाता है तो ही राइट आंसर हो जाएगा आपका। ये देखिए, पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव लखनऊ के कांग्रेस अधिवेशन में पारित किया गया। तो दोस्तों ये गलत है, ये गलत है। आपका राइट आंसर यही ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अब मैं बताता हूँ कि जो पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव है लखनऊ नहीं लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, लाहौर अधिवेशन में रखा गया था, और ये 1929 में रखा गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। भारत एक, अब देखिए दोस्तों आपको बताना कि भारत के बारे में कि भारत एक लोकतांत्रिक गणतंत्र सही है। भारत में प्रतिनिधिक लोकतंत्र है, ये भी सही है।
भारत एक लोकतांत्रिक समाज, इसको नहीं समझ में छोड़ दीजिए। भारत में समाजवाद भारत समाजवाद से बंधा हुआ, बिल्कुल बंधा हुआ है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ये बी, इसका राइट आंसर हो जाएगा ये। चलते हैं, यहाँ देखिए दोस्तों एक सवाल यहाँ पे और मैंने लिया हुआ है, एक दलीय शासन प्रावधान करता है। अब दोस्तों जैसे एक दलीय आ गया तो आपको समझ में आना चाहिए एक दलीय क्या होता है, बहुदलीय क्या होता है। एक दलीय का सबसे बेस्ट एग्जाम्पल दोस्तों है चाइना। तो अब देखते हैं इसके फीचर्स क्या हैं। संविधान में और अधिक सरकार में और अधिक स्थायित्व के लिए, ये बिल्कुल सही है। दल में और अधिक अनुशासन के लिए, ये भी सही है। सरकार द्वारा दृढ़ता के लिए, ये भी सही है। दल में और अधिक अनुशासनहीनता के लिए नहीं, ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर होगा ए 2 और 3, यानी कि पहला, दूसरा, तीसरा इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों नीचे कूट में लिखा था, आप इसको अगर सबको पता है तो आंसर कर लेंगे आप। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। भारतीय परिषद अधिनियम, यहाँ पे दोस्तों एक तरफ अधिनियम दिया हुआ है और एक तरफ उसकी प्रमुख विशेषताएं दी हुई हैं। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जितने लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, आप देखिए किस तरह क्वेश्चन आ रहे हैं, उनका फ्रेमिंग क्या है, तो उसी हिसाब से आप, तो जितने भी अधिनियम हैं 1900, यहाँ पे जैसे 1909, 1919, 1935, 1940, तो जो कुछ अधिनियम छूट गए हैं, ठीक है, आप उसको भी लिख लीजिएगा और उसके जो मेन फीचर हैं उसको उसके सामने लिख लीजिए, ताकि आपको रिवाइज करने में सुविधा ना हो। दोस्तों इस बार जीएस जो है वो जीएस इस बार 40 क्वेश्चन आएंगे, तो अगर आप 30 प्लस स्कोर करते हैं तो बहुत ही आप सेफ रहेंगे कि अगर आपका मान लीजिए सब्जेक्ट में कुछ 1-2-4 क्वेश्चन कम भी हो गया तो आप यहाँ से कवर कर लेंगे। तो अपना टारगेट 30 प्लस रखिए और जिस तरह मैं बता रहा हूँ उसी तरह आप फॉलो करिए, आपका 30 प्लस गारंटी आएगा। चलिए दोस्तों इस पर हम बात करते हैं कि भारतीय परिषद अधिनियम 1909। तो दोस्तों इसका जो ए का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्वेश्चन 5 हो जाएगा कि सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल का आरंभ हुआ था। और भारत सरकार अधिनियम 1919 से प्रांतों में दोहरे शासन की व्यवस्था की गई थी, द्विशासन की व्यवस्था की गई थी। और भारत सरकार अधिनियम 1935 में केंद्र में ये व्यवस्था की गई थी, केंद्र में द्विशासन की। और भारतीय स्वाधीनता अधिनियम आप जानते हैं कि इस देश का बंटवारा हो गया था और 2 राज्य मतलब पाकिस्तान और भारत का विभाजन हो गया था। दोस्तों इसमें से ये मुझे कोई भी राइट नहीं लग रहा है, इसका मुझे लग रहा है ऑप्शन गलत है, तो आप ये मिला लीजिएगा। चलते हैं नेक्स्ट, भारतीय शासन प्रणाली को कहा जाता है। दोस्तों इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, अर्धसंघ कहा जाता है। आपको कमेंट करना है कि अर्धसंघ भारतीय शासन प्रणाली को किसने कहा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, निम्नलिखित में कौन अतिवादी नहीं था। तो दोस्तों ये देखिए लाल बाल आपने आपका नाम सुना होगा, उसका फुल फॉर्म भी कई बार आता है। तो लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल, ये क्या थे, अतिवादी थे। और सुरेंद्र नाथ बनर्जी इसका राइट आंसर होगा, जो कि उदारवादी थे। यहाँ पे देखिए दोस्तों क्वेश्चन है कि नारा दिया हो और उसके निर्माता जो दिल्ली चलो का नारा दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने दिया था। आराम हराम है जवाहरलाल नेहरू ने दिया था। करो या मरो महात्मा गांधी ने दिया था। और स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है बाल गंगाधर तिलक ने दिया था। तो आप इसको मिला लीजिएगा। और जितने भी नारे हैं दोस्तों, नारों के लिए दोस्तों लूसेंट के बुक में पीछे सब नारे दिए हुए हैं, इंपॉर्टेंट नारे, आप वहाँ पे उसको याद कर लीजिए दोस्तों। लूसेंट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट बुक है, उसका जो पीछे का विविध है आप उसको पूरा रट जाइए, उससे बहुत क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंस जाएंगे। चलते हैं, भारत के राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल में सम्मिलित होते हैं। अब इसका राइट आंसर बताना है कि भारत के, इसका ऑप्शन नंबर 1 देखते हैं, संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। दिल्ली और पुडुचेरी संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, बिल्कुल सही। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, ये गलत है, राज्यों की विधान परिषदों के निर्वाचित सदस्य शामिल नहीं होते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा 1, 2, 3 हो जाएगा। इसका राइट आंसर 1, 2, 3 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वह है देश का सबसे धनी मंदिर होने के कारण तिरुपति सदा चर्चा में रहता है। तिरुपति में प्रत्येक भक्तगण बड़ी संख्या में आते हैं। तो दोस्तों देखिए ये मंदिर से क्वेश्चन लिया गया है, तो हो सकता हो कि आपके एग्जाम में जो 20 जून को जो प्रस्तावित एग्जाम है 20 जून में, हो सकता है सबरीवाला मंदिर से क्वेश्चन आ जाए। तो जितने भी हाईलाइटेड मुद्दे हैं दोस्तों आप उस पर नज़र बनाए रखिएगा और उससे रिलेटेड जो करंट अफेयर है उसको जरूर तैयार कर लीजिएगा। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा
ऑप्शन नंबर ए और बी दोनों सही है, लेकिन जो आर है वो एक ही व्याख्या नहीं करता है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। दिल्ली को अद्वितीय विशिष्टता प्राप्त है, ये क्वेश्चन है और इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, 1 2 3 4। तो आपको बताना है कि इनमें से कूट में कौन सही है। तो राष्ट्रीय राजधानी होने के कारण बिल्कुल सही, क्षेत्रीय आयामों के कारण ये भी सही है, राज्य का दर्जा होने के कारण ये भी सही है, अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रमों के लिए एक स्थान होने के कारण। अब दोस्तों ये कोई रीजन नहीं है कि दिल्ली इस वजह से खास है कि अंतर्राष्ट्रीय जितने सम्मेलन होते हैं सब एक ही जगह पे होते हैं, ये नहीं होगा। तो इसका राइट आंसर होगा 1 2 3। तो 1 2 3 देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिया हो, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। 1990 के दशक से लागू आर्थिक नीति के परिणाम हुए हैं, बढ़ा हुआ विदेशी सीधा निवेश सही, उन्नत आर्थिक वृद्धि ये भी सही, गैर बराबरी विकास। दोस्तों जब से 1990 के बाद से आर्थिक नीति लागू हुई तो गैर बराबरी में भी बहुत विकास देखने को मिला है, जो गरीब था वो गरीब हो गए, जो अमीर थे वो अमीर हो गए, ये भी सही है। सामाजिक जीवन में परिवर्तन, बिल्कुल समाज में बहुत परिवर्तन हुआ, तो इसका दोस्तों राइट होगा ऑप्शन नंबर डी, चारों सही है। स्फीतिकारी दबाव, सरकारी हलकों में चिंता कारण बनते हैं, ये भी सही है। लोगों में असंतोष पैदा करते हैं, सही है। मीडिया द्वारा प्रयोग करने के लिए गर्म सामग्री उपलब्ध कराते हैं, सही है। राजनीतिक गतिविधियों को बढ़ाने के लिए एक मुद्दा, ये भी सही दोस्तों, इसका भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, चारों सही हो जाएगा। जब कोई देश अपनी मुद्रा का अवमूल्यन करता है तो उसका प्रभाव होता है। दोस्तों मुद्रा का अवमूल्यन मतलब होता है कि अपनी मुद्रा को डॉलर के मुकाबले कम कर देना। तो जैसे मान लीजिए एक डॉलर का वैल्यू मान लीजिए 50 रुपया है, 50 रुपया है, ये डॉलर है। तो क्या होगा कि अगर जब सरकार मुद्रा का अवमूल्यन करे तो ये 50 के बदले 70 हो जाएगा, 100 हो जाएगा, जो भी जैसा सरकार डिसाइड करे। तो दोस्तों इससे क्या होगा कि आप की जो मुद्रा है उसकी वैल्यू कम हो गई, तो आप खरीदने के लिए आपको ज़्यादा मुद्रा देना पड़ेगा और बेचने के लिए वो कम मुद्रा में ही आपसे ज़्यादा सामान खरीद लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, आयात दोस्तों महंगे हो जाते हैं और निर्यात सस्ते हो जाते हैं। देखिए दोस्तों ये अरिथमेटिक या रीजनिंग कह लीजिए, उसका प्रश्न है कि श्रेणी 1 3 7 डैश दिया हुआ है 31 फिर डैश। दोस्तों यहाँ पे ध्यान से देखिए, एक में अगर 2 से मल्टीप्लाई किया गया है 1 × 2 + 1 करके 3 आ गया है, और फिर 3 में 2 से मल्टीप्लाई करके 1 जोड़ दिया गया है, यानी कि 1 में 2 से गुणा करके 1 जोड़ दिया गया है। तो यानी 1 में 2 से गुणा करेंगे 2 × 1 = 2 और 1 3, 3 में 2 से गुणा करेंगे 3 दूनी 6 1 7, तो 7 में भी 2 से गुणा कर दीजिए, तो 7 दूनी 14 और 1 जोड़ दीजिए 15, यानी कि यहाँ पे 15 हो जाएगा। अब 15 में देखिए 2 से गुणा करेंगे 15 दूना 30 प्लस 1 कर देंगे तो ये 31 आ गया। अब 31 में 2 से गुणा कर दीजिए, 31 दूना 62 62 और प्लस 1 जोड़ दीजिए यानी कि 63। तो इसका दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा 15 और 63, इसका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए गणित तथा अंग्रेजी की एक परीक्षा में 130 विद्यार्थी हैं, ठीक, दोनों विषयों में 70% पास हुए हैं। तो जब दोस्तों दोनों विषयों में 70% पास हुए तो फेल कितने हुए होंगे, 30% फेल हुए होंगे, ठीक। तो परीक्षार्थियों की संख्या जो कम से कम एक विषय में अनुत्तीर्ण हुई होगी। तो दोस्तों इसमें कुछ नहीं करना, आपको 130 का यानी 130 विद्यार्थियों का 30% आपको निकाल लेना है, वही इसका राइट आंसर होगा। तो 30% मतलब 30/100, ये 1 0 कट गया, 13 का गुणा 3 में करें 13 39 होगा, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। मानव शरीर में आयोडीन की कमी मुख्यतः किस कारण से हो सकती है, तो इसका घेंगा, आयोडीन की कमी से जो हो सकता है वो होता है घेंगा रोग हो जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है, तो दोस्तों हार्मोन्स, आपका मूड कैसा है, अच्छा बुरा, ये आपके हार्मोन्स पे डिसाइड करता है। एंजाइम उपापचय का काम करता, सही है। और देखिए दोस्तों अगर मान लीजिए आपको नहीं पता है एंटीऑक्सीडेंट का जो पाचन से रिलेशन है कि नहीं है, नहीं पता है, रिलेटेड है कि नहीं है, नहीं पता है, छोड़ दीजिए उसको। आप ये देखिए ऊर्जा फैट से संबंधित है, बिल्कुल है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ये हो जाएगा। और ये यानी कि ये गलत है, ये एंटीऑक्सीडेंट का पाचन से कोई भी डायरेक्ट मतलब संबंध नहीं होता है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। दोस्तों ये देखिए मनरेगा से प्रश्न आया था, तो दोस्तों अब
इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं इसको डिस्कस करना है, क्योंकि ये मनरेगा पहले की योजना है। अब ढेर सारी योजना चल गई हैं, जैसे आपको अगर इसके जगह पे आपको पढ़ना होगा तो प्रधानमंत्री जनधन योजना पढ़ लीजिएगा, प्रधानमंत्री आयुष योजना पढ़ लीजिएगा, वो स्वच्छता से रिलेटेड जो भी योजना है वो सब पढ़ लीजिएगा। तो दोस्तों इसको कोई मतलब, ये करंट क्वेश्चन है, तो ये करंट आपके एग्जाम के लिए उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। ये देखिए दोस्तों, पुस्तक दिया हुआ है और उसके लेखक हैं। तो दोस्तों ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब लूसेंट, इसके लिए आप लूसेंट देखिए, लूसेंट के पीछे सब पूरा बुक का लिस्ट दिया हुआ है, और जो फेमस राइटर हैं जैसे चेतन भगत हो गए, इनकी जो लेटेस्ट बुक पब्लिश हुई है, और ऐसी बुक जिसका विमोचन राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति या किसी खास ओकेजन पे उसका विमोचन किया गया, तो ऐसे बुक का एक कलेक्शन एक पेज पे लिख लीजिए, एक या दो पेज पे की पुस्तक लिख लीजिए, और उसमें जितने इंपॉर्टेंट पुस्तक आपको मिले सब उसी पेज पे लिख लीजिए, और इस तरह आप तैयारी करेंगे तो आपको रिवाइज करने में बहुत सुविधा होगी। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। मिडनाइट चिल्ड्रन, ये देखिए सलमान रुश्दी, ठीक। द थ्री मिस्टेक ऑफ माई लाइफ, चेतन भगत। और इसका देखिए घर और अदालत, ये लीला सेठ की रचना है। और इसके जो बच्चा द फॉर्चून एट द बॉटम ऑफ द पिरामिड, ये सी के प्रहलाद की रचना है। चलते हैं, ये थोड़ा धुंधला है, एडजस्ट कर लीजिएगा। भारत में निम्नलिखित में कौन सा एक राज्य काली मिर्च का सर्वाधिक उत्पादन करता है? तो इसका राइट आंसर केरल जाएगा। केरल मसालों के लिए फेमस है, तो इसका राइट आंसर केरल जाएगा। इलायची का एक महत्वपूर्ण उत्पाद इडुक्की स्थित है, ये भी केरल में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अब देखिए, ये भी आपको एक पेज पे, इसका भी एक पेज बनाना है, उसके लिए 2-3 पेज छोड़ देना है कि जितने भी नृत्य हैं उससे संबंधित जो कलाकार हैं और वो किस स्टेट से संबंधित है, आपको लिख लेना है। और अभी मैं जब आप प्रैक्टिस सेट कराऊंगा तो आप देखिएगा, आपको इस तरह से ढेर सारे प्रश्न हर सेट में 1 या 2 मिले होंगे। चलते हैं कथकली। अब दोस्तों आपको बताना है इसमें कौन कौन से संबंधित हैं। तो कथकली का जो संबंध है कृष्णन नायर से संबंधित है। अब आपको बताना है कथक। तो कथक जो है, ये देखिए यहाँ पे कथक उमा शर्मा, और कुचिपुड़ी राजा एवं राधा रेड्डी हैं, और भारतनाट्यम का संबंध यामिनी कृष्णमूर्ति से है। तो ये हो गया आपका सही से मिलान हो गया, आप इसको मिला लीजिएगा। और जैसा मैंने बताया, चलिए अभी मैं आपको आगे बताऊंगा। उत्तर प्रदेश के 4 जिलों जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम आरोही क्रम में है, तो आपको ये बताना है। दोस्तों इसका ऑप्शन मैंने इसलिए नहीं लिखा क्योंकि ऑप्शन गलत दिया हुआ था, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन नहीं लिखा है। और मैं आपको इसका राइट आंसर बता देता हूँ कि आरोही क्रम में आपको बताना है। तो दोस्तों ये उत्तर प्रदेश 4 जिले जिनमें जनसंख्या घनत्व अधिकतम है का आरोही क्रम। तो दोस्तों इसका जो पहला आरोही क्रम मतलब दोस्तों होता बढ़ते हुए क्रम, यानी कि पहले कम, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। तो चलते हैं दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा भदोही। भदोही को दोस्तों संत रविदास नगर के नाम से भी जाना जाता है। उसके बाद होगा लखनऊ, उसके बाद होगा वाराणसी, उसके बाद दोस्तों गाजियाबाद। ये दोस्तों मैं ऑप्शन के हिसाब से बता रहा हूँ, और इस तरह के प्रश्न आप जनसंख्या से देख लीजिएगा, क्योंकि जनसंख्या से क्वेश्चन जरूर आएंगे। अब दोस्तों ये देखिए, एक प्रश्न और हुआ है कि उत्तर प्रदेश में अधिकतम जनसंख्या वाले निम्न 4 जिले हैं, निम्नलिखित में उनका आरोही क्रम में बताना है आपको। अब देखिए दोस्तों, इसमें पूछा अवरोही क्रम में। अवरोही मतलब घटते हुए, यानी कि जो सबसे बड़ा है पहले उसको बताना है, फिर उसके बाद जो छोटा उसको बताना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा इलाहाबाद। इलाहाबाद दोस्तों अब जो कि प्रयागराज बन चुका है। आजमगढ़, कानपुर नगर, ये दोस्तों कानपुर नगर अब दोस्तों है जौनपुर। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ये दोस्तों देखिए, पर्यटक आकर्षक है और स्थान है। दोस्तों ये यूपी एक्सएल का क्वेश्चन है। यूपी एक्सएल की दोस्तों मैं आपको अभी 2-4 जब प्रैक्टिस करा दूंगा तो मैं आपको एक ट्रिक बताऊंगा कि आपको वहीं से क्वेश्चन आएंगे
और आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करना उसके लिए, परेशान मत होइए, मैं आपको सब कुछ प्रोवाइड करा दूंगा। बस आप चैनल से जुड़े रहें और दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इस चैनल को शेयर जरूर कर दें, ताकि कुछ लोग देखेंगे तो मुझे भी थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा और वीडियो बनाने का मन करेगा मुझे भी। चलिए दोस्तों, पर्यटक स्थल बताना है और स्थान बताना है। अब देखिए दोस्तों, इसमें से आप पढ़ेंगे तो इसमें बौद्ध स्तूप जो है ये आप देखिए कुशीनगर से संबंधित हैं, ठीक, इसमें हम लगा दीजिए। और कबीर की समाधि दोस्तों, अगर आपने कबीर के बारे में पढ़ा होगा तो मगहर में है, क्योंकि कबीर का पहले लोग ऐसे मानते थे कि काशी में मरने से स्वर्ग मिलता है और मगहर में मिलने से नरक आदमी जाता है। तो कबीर उस परंपरा को तोड़ने के लिए अपने आखिरी समय में मगहर चले गए थे। अब देखिए गोविंद देव मंदिर दोस्तों, ये वृंदावन में है और सलीम चिश्ती की दरगाह फतेहपुर सीकरी में है। ये इसका मिलान सही हो गया। आप इसको एक कॉपी लीजिएगा और उसमें पर्यटक स्थल लिख लीजिएगा और स्थान ऐसे सीधे सीधे मिला दीजिएगा और फिर उसको आप रिवाइज करिएगा। भारत के निम्नलिखित 4 राज्य अधिकतम जनसंख्या नगरी वाले स्थान में आरोही क्रम में दोस्तों, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप इसको देख लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूछा आरोही क्रम में, यानी कि बढ़ते क्रम में तो सबसे लास्ट में महाराष्ट्र है और महाराष्ट्र में ही सबसे ज़्यादा जनसंख्या मतलब है, नगरीय जनसंख्या है, और इसमें कोई भी ऑप्शन नहीं दिया है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, ये युद्ध दिया हुआ है और आपको मिलाने के लिए कह रहा है। तो दोस्तों देखिए 1556 में दोस्तों पानीपत का द्वितीय युद्ध हुआ था। अब दोस्तों जिसको एक ही ऑप्शन पता होगा वो आसानी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर दे, क्योंकि देखिए यहाँ पे देखिए दोस्तों ए का सिर्फ चौथा ऑप्शन नंबर बी में ही दिया हुआ है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। और बी का तीसरा हो जाएगा यहाँ पे 1700, ये देखिए इसका हो जाएगा हल्दी घाटी का, ठीक है, और इसका हो जाएगा सी का हो जाएगा तृतीय मराठा युद्ध हो जाएगा, और 1799 में चतुर्थ मैसूर युद्ध हो जाएगा। दोस्तों प्रश्न इसमें मतलब अच्छे प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन ऑप्शन उतने ज़्यादा क्लोज नहीं रहेंगे, तो अगर आप बस 1-2 बार रिवाइज किए रहेंगे तो आपको एग्जाम में आसानी से कर पाएंगे। देखिए दोस्तों, ये भी करंट का क्वेश्चन है दोस्तों, इसका राइट आंसर अमिताभ बच्चन भी होगा, लेकिन आपको बताना है कि अभी लेटेस्ट कौन सा फिल्म फेयर पुरस्कार चल रहा है। चलिए मैं आपको बताता हूँ कि अभी 66वीं मतलब राष्ट्रीय फिल्म फेयर पुरस्कार दिया गया है, और उसमें बताना है आपको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता बताना है कमेंट करके, और किसको सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसको दिया गया है, और सर्वश्रेष्ठ फिल्म बतानी है, तो आप कमेंट करके ये बताइएगा। अब दोस्तों ये पूरे 30 प्रश्न मैंने सॉल्व करा दिए हैं, और जितना पॉसिबल था उसका मैंने एक्सप्लेन भी कर दिया है। अब दोस्तों विश्लेषण एनालिसिस की बात करते हैं इसकी। तो दोस्तों आपको क्या करना है कि आप प्रश्न सॉल्व किए तो आपको देखेंगे कि हिस्ट्री एंड पॉलिटी से सबसे ज़्यादा प्रश्न पूछे जा रहे हैं, ठीक। 2008 में सबसे ज़्यादा प्रश्न हिस्ट्री और पॉलिटिक्स पूछे गए हैं, और यूपी स्पेशल से भी 2-3 प्रश्न थे, साइंस से भी 2 प्रश्न थे, और इकोनॉमिक्स से भी ज़्यादा प्रश्न मतलब 2-3 प्रश्न थे, ज़्यादा प्रश्न नहीं पूछे गए थे। तो आपको दोस्तों सबसे ज़्यादा फोकस करना है हिस्ट्री और पॉलिटी पे ज़्यादा फोकस करना है, और हिस्ट्री में दोस्तों स्पेशली आपको मॉडर्न हिस्ट्री फोकस करना है। अब दोस्तों रणनीति क्या होनी चाहिए, आप दोस्तों एक कॉपी लीजिए, बहुत ज़्यादा मोटी कॉपी नहीं होनी चाहिए, ना बहुत पतली होनी चाहिए। अब उसमें दोस्तों आप सेक्शन वाइज सबको डिवाइड कर दीजिए कि 4-5 पेज हिस्ट्री के लिए, 4-5 पेज मतलब साइंस के लिए रख लीजिए, यूपीएसएल के रख लीजिए। और दोस्तों जितना भी मैं 8-10 सेट कराऊंगा तो उसमें जितने क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं सबको क्वेश्चन का कैटेगराइज कर लीजिए। अब जैसे क्वेश्चन के जैसे हिस्ट्री मान लीजिए, हिस्ट्री के जैसे मान लीजिए क्वेश्चन आप इकट्ठा कर लिए, 3 पेज 4 पेज में पूरे क्वेश्चन आ गए 8-10 सेट के, तो दोस्तों इससे क्या होगा, आपको रिवाइज करने के लिए बहुत मतलब बेहतर होगा रिवाइज करने में। और एग्जाम से दिन से पहले रिवाइज कर लेंगे तो जितने भी प्रीवियस के क्वेश्चन जो रिपीट होंगे 2-4-5 क्वेश्चन, तो वो क्या होगा आप आसानी से कर लेंगे, और उसमें वो आपका प्लस पॉइंट हो जाएगा। और दोस्तों मैं आपको बताऊंगा अभी कि आगे कैसे पढ़ना है, क्या करना है, सब कुछ मैं बताऊंगा। तो आप लोगों से निवेदन है कि वीडियो को शेयर कर दीजिए, और अगर चैनल को सब्सक्राइब ना करो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं टेलीग्राम चैनल पर एक ग्रुप बनाने वाला हूँ, और उससे आपको बस उसमें जीआईसी से रिलेटेड क्वेश्चन उसमें डाले जाएंगे। तो आप टेलीग्राम चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।